एक बार बता दीजिए स्क्रीन शेयरिंग हो रही है आप लोगों के साथ? ठीक है। तो हमने रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में डिस्कस किया था कि भी क्या-क्या शामिल करते हैं। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को शामिल करते हैं। अगर आपको ग्रोस दे रखा है, तो हम रिटर्न्स इसमें से माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास बचता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट। रिवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज नेट लेते हैं। अदर ऑपरेटिंग रिवेन्यूज जस्ट सच एज सेल ऑफ स्क्रैप। अगर कोई प्रोडक्ट पार्टिकुलर प्रोडक्ट आपने बनाया है और वो जो है डिफेक्टिव बन गया, तो उसको हमें कम कीमत पर बेचना पड़ता है एज ए स्क्रैप के तौर पे, तो वो भी हमारा सेल्स का पार्ट बन जाता है, उसको भी हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में इंक्लूड करके चलते हैं। इन केस ऑफ फाइनेंसिंग कंपनी, अगर हम बात करें फाइनेंसिंग कंपनी के बारे में, तो ये जो एलिमेंट है हमारे इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, नेट गेन, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू फ्रॉम अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, दीज आर आल्सो द पार्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इनको भी हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट मानते हैं। Now, what we are including in the other income? In the other income, we are including interest income, dividend income, gain on sale of investment, less loss on sale of investment. अगर नेट लॉस निकल कर आ जाए तो हम उसको अदर एक्सपेंसेस का पार्ट मानेंगे, ना कि उसको हम यहीं पर एड लेस करेंगे। अदर इनकम सच एज रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ मिसलेनियस आइटम, रिफंड ऑफ टैक्स, ये सब हमने अदर इनकम में शामिल किया था। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया था, आप इसको बाद में करके देखें। मैंने असाइनमेंट जो है ना अपलोड कर रखा है, नहीं किया तो मैं कर दूंगा आज अपलोड इसको। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इसमें बेटा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में मैंने बताया था जो रॉ मटेरियल्स होता है जिसका यूज हम प्रोडक्शन के लिए करते हैं, उसके आधार पर हमें उनकी लागत कि कितना मटेरियल हमने कंज्यूम किया उसकी लागत हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है, कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। उसको निकालने का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स प्लस परचेज ऑफ मटेरियल्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स। इसके आधार पर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने साथ में रखा था, इसके बेस पर आप इसकी कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड की परचेज यानी मैंने बताया था आपको स्टॉक से मतलब होता है वो गुड्स जिनको डायरेक्टली हम परचेज करके सेल करते हैं, तो उन्हें हम स्टॉक बोलते हैं। तो इन केस ऑफ कंपनी कैरीज आउट फर्दर प्रोसेसिंग ऑन द गुड्स परचेज, दे आर आल्सो क्लासिफाइड एज परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड बट becomes the part of cost of material consumed. Likewise, if any semi-finished goods or materials are purchased or further processing, the same should be included in the cost of material consumed rather than the stock in trade. तो स्टॉक इन ट्रेड प्योरली हमारा क्या है, वो आइटम जिनको हम खरीद कर बेचते हैं, अगर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूज होगा तो रॉ मटेरियल में शामिल कर लिया जाएगा। ये पूरी क्लास मैंने लास्ट क्लास में कवर की थी, मैं फिर भी एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ, तो इसको जो है आप एक बार दोबारा से समझे अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। अगर मुझे चेंज कैलकुलेट करना है तो ध्यान रखिएगा चेंज हमेशा ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके कैलकुलेट किया जाता है। ओपनिंग माइनस में क्लोजिंग, चाहे वो फिनिश गुड्स का हो, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस का हो, चाहे स्टॉक इन ट्रेड का हो, दीज आर टू बी कंसिडर्ड बाय ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो हमारे पास जो भी अमाउंट आएगी वो या तो प्लस में बचेगी या माइनस में बचेगी, तो इसलिए हमने नीचे एक नोट भी दिया है, नेट डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये एक छोटा सा एग्जांपल है यहाँ पर, आप इस एग्जांपल को कंटिन्यू कर सकते हैं। इस एग्जांपल के बेस पर आप इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा लास्ट में लिखा है मटेरियल, सो मटेरियल वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड अंडर द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, इट विल नॉट इंक्लूडेड इन चेंज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो इसको हम चेंज ऑफ इन्वेंट्री में शामिल नहीं करेंगे, हम केवल इन तीन एलिमेंट्स को चेंज इन इन्वेंट्री को में जो है शामिल करेंगे कैलकुलेट करने के पर्पज से। नेक्स्ट हमने बात की थी एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस के बारे में। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस में हम लोगों ने बताया था कि हम वेजेस, सैलरीज, बोनस, लिव इनकैशमेंट, contribution to provident fund and other funds like gratuity fund, superannuation fund, staff welfare expenses fund such as canteen expenses, medical expenses, employees on stock option scheme या employee stock purchase plan, इनको हम शामिल करके चलते हैं। हमारे से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनमें से वो यही पूछे जाएंगे कि टेल द मेजर हेडिंग ऑफ दीज आइटम्स। ये छोटा सा क्वेश्चन हमने यहाँ रखा था अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से।
कि भाई इन ये एलिमेंट्स जो हैं हमारे बेसिकली एम्प्लॉयी बेनिफिट एक्सपेंसेस में जो आते हैं उनको आप सर्च आउट करिए। तो जैसे कि वेजेस आता है, सैलरीज आता है, ऑफिस एक्सपेंसेस नहीं आता है एम्प्लॉयी बेनिफिट एक्सपेंस में, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस आता है, एंटरटेनमेंट नहीं आता है, ये कस्टमर के लिए किया जाता है, बोनस आता है, लीव इनकेसमेंट एक्सपेंसेस आता है, एक्सपेंसेस ऑन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम भी आता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हमने डाले हुए हैं, आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट था वो था फाइनेंस कॉस्ट, और यही पॉइंट हमें डिस्कस करना था आज भी। फाइनेंस कॉस्ट में हमने बात की थी जो है ये दो प्रकार के जो हमने खर्चे शामिल करते हैं, तो इंटरेस्ट से रिलेटेड और दूसरा बोरोइंग कॉस्ट। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं जो कि हमें फिक्स पेमेंट के तौर पे देने होते हैं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, सो दे आर आल्सो कॉल्ड एज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स, लाइक इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन फ्रॉम बैंक, इंटरेस्ट पेड ऑन ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट लिमिट फ्रॉम द बैंक, interest paid on debentures, bonds, public deposits, etc. Other borrowing cost, these would include discount on loss on issue of debentures written off, क्योंकि डिस्काउंट अगर देते हैं तो वो हमारी कैपिटल का पार्ट ही होता है, उसी में से लेस होता है, इसलिए ये बोरोइंग कॉस्ट को कंसीडर करता है। प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ, अब डिबेंचर्स को जब रिडीम करते हैं तो उन पर जो प्रीमियम पे किया जाता है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कैपिटल लॉस, जो कैपिटल को जो है ना बोरोइंग कॉस्ट का ही पार्ट माना जाता है। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस हमारी लोन के अमाउंट में से डिडक्ट हो जाता है, गारंटी चार्जेस, कमिटमेंट चार्जेस, कमीशन पेड फॉर डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, ट्रांजेक्शन हम करते हैं पैसे को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर करने के लिए, उनके लिए जो पैसा हमें पेड करना पड़ता है, ट्रांजेक्शन चार्ज पेड करने पड़ते हैं, दीज आर टू बी नोन एज अदर बोरोइंग कॉस्ट। तो ये पैसा हमारा सारा का सारा फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट बनता है। इस एग्जाम इसको समझने के पर्पज से एक नीचे एग्जांपल दिया गया है, इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन। बताइए इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन किस में शामिल होता है? बोरोइंग फाइनेंस कॉस्ट में शामिल होता है? यस, ये होता है। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट में देखा था, यहाँ पर हमारे पास शॉर्ट टर्म लोन तो है ही नहीं, है ना, एक ओवरड्राफ्ट, ये ओवरड्राफ्ट का मतलब यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन हम यहाँ शामिल करके चलेंगे। तो ये इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट को भी हम फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट मानते हैं। गारंटी चार्जेस भी हमारा फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है। बैंक चार्जेस हमारा फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट नहीं है। दीज आर अदर एक्सपेंसेस। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ, जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट इन अदर बोरोइंग कॉस्ट। इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट, इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। कमीशन पेड फॉर डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, इट इज आल्सो पार्ट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। तो इस तरीके का एक एग्जांपल था जिसमें हम ये समझ पाएंगे कि फाइनेंस कॉस्ट क्या है। तो यहाँ जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो कैसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन, कि भाई आपको दिया जाएगा इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन, बताइए इसकी मेजर हेडिंग क्या है। तो हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अकॉर्डिंग अगर इसकी मेजर हेडिंग की बात करेंगे तो इट विल बी शोन अंडर द एक्सपेंसेस इन फाइनेंस कॉस्ट, एंड फाइनेंस कॉस्ट में भी ये कहां पर आ जाएगा? टर्म लोन पर पेमेंट है तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंसेस के कॉलम में हम इसको शो करके चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। व्हाट वी इंक्लूडेड इन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस शोइंग सेपरेटली। हम इसको जो है ना अलग से कैसे दिखाते हैं, देखिए। डेप्रिसिएशन जनरली हमारा चार्ज होता है कॉस्ट ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पर, जो कि राइट ऑफ की जाती है धीरे धीरे करके ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ये जनरली फिक्स एसेट्स पर लगता है, और फिक्स एसेट्स में भी टेंजिबल्स पर। अगर हम बात करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स की, तो इंटेंजिबल एसेट्स पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है दैट इज टू बी पार्टिकुलरली नोन एज अमोर्टाइजेशन, उसे हम अमोर्टाइजेशन के नाम से जानते हैं। एंड एसेट्स रिटर्न ऑफ सच एज गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अमोर्टाइज, दिस इज टू बी नोन एज अमोर्टाइजेशन, इसे हम अमोर्टाइजेशन के नाम से जानते हैं। Other expenses. What we included in other expenses? All other expenses not classified under other heads will be shown here. जितने भी खर्चे जो कि अब तक हमने ऊपर हेड पढ़े, उन हेड्स में अगर हम बात करें तो कौन कौन से हेड हमने डिस्कस कर लिए, आइए देखते हैं एक बार। हमने हेड्स जो डिस्कस किए हैं वो ये किए हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। जो खर्चे इनमें शामिल नहीं होते वो सारे हमारे अदर एक्सपेंसेस का पार्ट माना जाता है, हम अदर एक्सपेंसेस में शामिल करके चलते हैं। ये देखते हैं क्या क्या खर्चे हम इसमें शामिल करके चलते हैं अदर एक्सपेंसेस के अंदर। अदर एक्सपेंसेस में हमारे शामिल होने वाले जो खर्चे हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। कैरेज, carriage inwards, carriage outwards. Basically, these are the expenses on
जो है बेसिकली परचेजेज एंड सेल्स, जो परचेज और सेल्स होती है उनके ऊपर होने वाले कुछ खर्चे हैं जिनको हम यहाँ पर शामिल करके चलते हैं। फ्रेट, इट इज ऑल्सो एन एक्सपेंस फॉर द पार्टिकुलरली ऑन ए काइंड ऑफ आप कह सकते हो रेंट, भाड़ा होता है एक प्रकार का। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, रेंट रेट टैक्सेस, वेयर रेंट रेट्स की अगर बात करें तो दीज आर द वाटर चार्जेस and taxes you know very well. Rent is the amount which is to be paid for particularly anything. इंश्योरेंस लेस प्रीपेड, अगर हमने इंश्योरेंस एक्सपेंस कर रखे हैं और एडवांस में कुछ पेड कर रखा है तो उसको भी हम इसमें से जो है ना क्या कर देते हैं, माइनस करके दिखाते हैं, क्योंकि नेट हमें एक्सपेंस दिखाने होते हैं। प्रीपेड इज टू बिकम्स अवर एसेट्स, तो हम इसको बैलेंस शीट में ले जाते हैं। डिस्काउंट अलाउड, कमीशन अलाउड, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ एंड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, repairs to machinery, building, other expenses, other fixed assets, sorry, building and other fixed assets, repair on machinery, building and other fixed assets, trade expenses, administrative office and telephone expenses, बैंक चार्जेस, देखिए यहाँ आ गया ना बैंक चार्जेस, ये हमारा अदर एक्सपेंस का पार्ट होता है। इट इज नॉट ए फाइनेंस कॉस्ट। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डायरेक्टर्स फीस, ऑडिट फीस, कन्वेंस एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, कोरियर एक्सपेंसेस, टेलीफोन एंड इंटरनेट एक्सपेंसेस, entertainment expenses, share issue expenses written off, underwriting commission on the issue of share written off, these are to be treated as other expenses। याद रखिएगा, शेयर्स के इशू एक्सपेंसेस और अंडरराइटिंग कमीशन दे आर टू बी ट्रीटेड एज अदर एक्सपेंसेस, वेयर एज हम बात करते हैं फाइनेंस कॉस्ट में तो डिबेंचर्स पर अगर ऐसा कुछ खर्चा करते हैं तो दीज आर टू बी कंसीडर्ड इन द फाइनेंस कॉस्ट। एक छोटा सा क्वेश्चन रखा है समझने के पर्पज से, out of the following identify the items to be shown in the notes to account on the other expenses। तो आपको अदर एक्सपेंसेस बताने कौन कौन से हैं? रेंट ऑफ ए फैक्ट्री, यस। इंटरनेट एक्सपेंसेस, यस। कैरेज इनवर्ड, यस। सैलरी, सैलरीज इज टू बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, तो ये हमारा एम्प्लॉयड बेनिफिट एक्सपेंसेस के अंदर शो किया जाएगा। फिर उसके बाद लीव इनकैशमेंट एक्सपेंसेस, दीज आर द सेम, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस होते हैं हमारे। Commission allowed, yes, it is other expenses part. Bad debts is of other expenses part. Audit fees, other expenses part. Depreciation on computers, these are to be treated as depreciation and amortization। ये depreciation and amortization में हम इनको शामिल करके चलते हैं, तो ये वहां पर दिखाए जाएंगे, अदर एक्सपेंसेस में नहीं आएंगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अमोर्टाइज, दीज आर ऑल्सो टू बी शोन अंडर द डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये भी हमारे वहीं पर दिखाए जाते हैं। सो इस प्रकार से हमने जो है कुछ एग्जाम्पल किए। आइए हम जो है ना कुछ आइटम्स और देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस और चेक कर लेते हैं इनके ऊपर बेस्ड। अंडर विच लाइन आइटम मेजर हेड ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ए कंपनी फॉलोइंग आइटम्स विल बी शोन हेयर। तो मुझे बताइए सेल्स कहाँ जाती है? सेल्स बेसिकली हमारी जाती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में, आपको पता है बहुत अच्छे से, क्योंकि सेल्स को हमने शामिल किया था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। आई होप मैं अब आप लोगों से पूछूं तो आप आंसर दे पाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स, ये कहाँ जाएगा बताइए? स्टेटमेंट ऑफ P&L में एक्सपेंसेस में तो आएगा डेफिनेटली, क्योंकि एक्सपेंस है, इंटरेस्ट हम पेड कर रहे हैं, तो एक्सपेंसेस में कहां पर दिखाया जाएगा? ये किस हेडिंग में दिखाया जाएगा? हमारे पास टोटल हेडिंग होती है CPCEFDO। CPCE में तो ये आता नहीं है, DO ये हमारे अलग अलग डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन अदर एक्सपेंसेस का पार्ट है। बच्चा एफ होता है फाइनेंस कॉस्ट, तो बेटा फाइनेंस कॉस्ट में हम इसको शो करके चलते हैं, ये फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत दिखाया जाता है। टेल मी वेयर यू विल शो द वेजेस, वेजेस को आप कहां दिखाएंगे? दीज आर द पार्ट ऑफ एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस में आप इसको दिखाकर चलते हैं। नेक्स्ट है इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जनरली दीज आर मेड फॉर द कस्टमर्स, सो दीज आर द पार्ट ऑफ अदर एक्सपेंसेस, ये हमारे अदर एक्सपेंसेस का पार्ट बन जाता है, जिसको हम अदर एक्सपेंसेस में लेके चलते हैं। इंटरेस्ट अर्न्ड, इनकम है ये हमारे लिए, इंटरेस्ट अर्न्ड क्या है? इनकम है। इनकम है तो किस पार्ट में आएगी? दिस इज टू बी शोन अंडर द अदर इनकम हेडिंग। अदर इनकम में हम इसको दिखा के चलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद जस्ट हेडिंग जो आती है अदर इनकम, उसमें हम इसको शो करके चलते हैं। नेक्स्ट है सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप की अगर बात की जाए तो हमने बताया था कि कुछ आइटम्स जो हम बना लेते हैं और एज पर द स्टैंडर्ड नहीं बन पाते तो उन्हें हमें एज ए स्क्रैप के तौर पर सेल करना होता है।
तो दिस इज द पार्ट ऑफ ऑल्सो ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये भी हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट बन जाता है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये अपने आप में एक सब हेडिंग है। इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ अवर एक्सपेंसेस फाइनेंस कॉस्ट, एक्सपेंसेस में फाइनेंस कॉस्ट में हम इसको दिखाकर चलते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। ये एक मैंने वर्कशीट बनाई है इसके साथ साथ, इस वर्कशीट में मैंने तकरीबन मैक्सिमम एक्सपेंसेस लिख दिए हैं सारे के सारे हेडिंग्स के साथ। तो आपको उनकी मेजर हेड्स या सब हेड्स यहाँ पर मेंशन करनी है। मैं कुछ आइटम्स के एग्जांपल देके आपको बता देता हूँ, जैसे कि कैरेज, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, freight, manufacturing expenses, rent rate taxes, insurance less prepaid. These are all the parts of our other expenses. ये हम इनको किसमें शामिल करके चलते हैं? अदर एक्सपेंसेस में शामिल करके चलते हैं। लाइकवाइज डिस्काउंट अलाउड, कमीशन अलाउड, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, repair of machinery, building, other fixed assets, trade expenses, administrative expenses, bank charges, loss on sale of fixed assets, directors fees, audit fees, convenience expense, courier expenses, telephone internet expenses, entertainment expenses, share issue expenses written off, underwriting commission written off. These are all the part of our other expenses. इन सबको हम other expenses में शामिल करके चलते हैं। Next है cost of tangible fixed assets written off, cost of intangible fixed assets written off, goodwill written off, patent written off. These are the part of our depreciation and अमोर्टाइजेशन, ये हमारे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के पार्ट में शामिल होके चलते हैं, इनको हम डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में शामिल करते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन, इंटरेस्ट पेड ऑन ओवरड्राफ्ट, है ना, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट्स, डिस्काउंट ऑन लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, गारंटी चार्जेस, commission paid for deposit mobilization. These are the part of our फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में हम इसको दो पार्ट में बांट लेंगे। ये जो यहाँ तक के खर्चे हमें दिखाई दे रहे हैं, यहाँ तक के खर्चे, दीज आर टू बी ट्रीटेड एज अवर इन, इसके ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस का पार्ट बन जाएंगे, और यहाँ से नीचे के जो खर्चे हमें दिखाई दे रहे हैं ये हमारे अदर बोरिंग कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे। नेक्स्ट है मेरे पास इसमें वेजेस, सैलरीज एंड बोनस और लिव इनकैशमेंट एक्सपेंसेस, contribution to provident fund, superannuation fund, staff welfare expenses, canteen expenses, medical expenses, expenses on employee stock option scheme या plan. These are the part of our employees benefit expenses. Yes, ये employees benefit expenses में हम इनको शामिल करके चलेंगे। आगे चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, ये अपने आप में एक हेडिंग है तो एज इट इज आ जाएगी। एक्सपेंसेस में हम इसको इसी के नाम से शो करके दिखा देंगे। Revenue from operations net, revenue from sale of services, other operating income such as sale of scrap. These are the part of our RFO. अगर यही बात हम बात रखते हैं कि भाई फाइनेंसिंग कंपनी के लिए बताओ कि ये आइटम कैसे होंगे, तो दीज आर ऑल्सो टू बी टर्म्ड एज RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। एक अगर कंपनी फाइनेंसिंग है तो उसके लिए ये आइटम भी हमारे कैसे माने जाएंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में कंसिडर किए जाएंगे। नेक्स्ट है मेरे पास इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स and sale of miscellaneous items, refund of income tax. These are the part of our other income. ये हमारे other income के पार्ट में शामिल किए जाते हैं। आई होप आपको ये जो है वर्कशीट भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये ओवरऑल हमारा जो है ना क्वेश्चन का जो फॉर्मेट था स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का अंडर द क्लासेज ऑफ विक्रमजय सर कॉमर्स क्लासेज। आई होप आपको क्लास अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज like it and join our telegram channel also for getting the other study materials regarding to business study and accountancy also. Thank you very much। मैं क्लास को यहीं पर खत्म करता हूँ।